हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्वागत है आपका आज के इस करंट अफेयर्स के सेशन में। तो आइए देखते हैं आज कौन कौन से करंट अफेयर्स या जो न्यूज़ आई है उसमें से हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या क्या है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आज की न्यूज़ से। देखिए, हेल्थ केयर स्किल डेवलपमेंट सेंटर यहाँ पर लॉन्च किया गया है। और किसके थ्रू लॉन्च किया गया है? सदर्न ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के थ्रू, जो कि एक छत्तीसगढ़ बेस्ड पीएसयू है, जिसने एक एमओयू साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, श्री सत्य साई हेल्थ एंड एजुकेशन ट्रस्ट के साथ मिलकर। इन्होंने हेल्थ केयर स्किल डेवलपमेंट सेंटर लॉन्च किया है। कहाँ पर? नवा रायपुर, छत्तीसगढ़ में। और किसके तहत किया है? तो ये जो नाम बार बार आता है, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसके तहत किसी भी एंटिटी को एटलीस्ट 2% खर्च करना होता है एज अ कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत, जिसके तहत इन्होंने फाइनेंशियल असिस्टेंस लगभग 35.04 करोड़ रुपए तक का दिया है। और यहाँ पर मेन ये हेल्थ केयर स्किल डेवलपमेंट सेंटर है, तो जाहिर सी बात है स्किल बेस्ड काम कराया जाएगा। फ्री स्किल बेस्ड ट्रेनिंग टू सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज यूथ, तो जो समाज के पिछड़े युवा हैं सोशियो इकोनॉमिक तौर पर, उनको स्किल दिया जाए ताकि वो सेल्फ इंडिपेंडेंट हो पाए। इसलिए यहाँ पर इन दोनों लोगों का एक एग्रीमेंट साइन हुआ है हेल्थ केयर स्किल डेवलपमेंट सेंटर के लिए। बढ़ते हैं दूसरी न्यूज़ की तरफ। ये भारतीय स्टार्टअप है। ये नाम आपको कई बार मिलेगा, भारतीय स्टार्टअप्स। तो एक्चुअली यहाँ पर एग्रीकल्चर एंड प्रोसेसिंग फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एप्डा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत आती है। ये चीज़ जरूर याद रखें, कौन सी अथॉरिटी किस मिनिस्ट्री के तहत आती है। इन्होंने इंडस फूड 2026 में पार्टिसिपेट किया है। ठीक है। और इसके तहत अ, इन्होंने भारतीय स्टार्टअप लॉन्च किया है। भारतीय स्टार्टअप चैलेंज भी लॉन्च किया है टू इनकरेज इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट सेक्टर। क्योंकि देखिए ये फूड एक्सपोर्ट सेक्टर से रिलेटेड आपका एंटिटी है। तो इन्होंने जो नए नए लोग हैं, कैसे वो इनोवेटिव और एंटरप्रेन्योरशिप के तहत एग्रीकल्चर या इस टाइप की फील्ड में एंटर कर सकते हैं, उनके लिए ये एक स्टार्टअप चैलेंज है। लगभग यहाँ पर 100 से ज्यादा एक्सबीटर इस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने आए हैं। तो ये सारी चीजें, और ये एक्सपो मार्ट 2026 का चल कहाँ रहा था? ग्रेटर नोएडा, जो जिसकी शुरुआत 8 जनवरी से हुई थी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है, भारतीय सेटअप या भारतीय स्टार्टअप चैलेंज किसने स्टार्ट किया है और किस पर्पज से किया है। तो दो चीजें यहाँ इंपॉर्टेंट है, एब्डा ने किया है और किस लिए किया है? इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन द एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड सेक्टर। यहाँ पर एक चीज और आती है, सेलेक्टेड स्टार्टअप्स इमर्जिंग फ्रॉम चैलेंज। जो भी स्टार्टअप्स यहाँ से निकलेंगे, इनको इंटरनेशनल एक्सपोजर भी दिया जाएगा। दैट मीन्स ये केवल नेशनल नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे भी एक्सपेंड करने का एक मौका देगी स्टार्टअप्स को। जैसे कि पार्टिसिपेट ये कर सकते हैं गल्फ फूड इन दुबई में, बायो फैक्ट इन जर्मनी, ताकि ये ग्लोबल मार्केट को एक्सप्लोर कर पाए, उनकी अपॉर्चुनिटीज मिल पाए इनको, और इंडिया के एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट सिस्टम को ये मजबूती प्रदान कर पाए। तो एक्सपोर्ट सेक्टर पे सरकार का मेजर फोकस रहा भी है। इसीलिए एक मेजर जिसमें मोस्ट ऑफ द पर्सन इन्वॉल्व रहते हैं, या परसेंटेज ऑफ द पीपल, इसीलिए इनको एक मौका दिया जा रहा है कि अपनी पहचान नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल पे भी बना पाए। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज होगी एप्टा के चेयरमैन के बारे में, मतलब एप्टा का चेयरमैन, कोई बॉडी आई है तो उसका नाम जरूर आपसे पूछ लेता है। तो एप्टा का चेयरमैन इस टाइम कौन है? तो यहाँ पर एक नाम आता है अभिषेक देव। तो अभिषेक देव एप्टा के चेयरमैन है। बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। स्वामी फंड। अब देखिए ये फंड कई बार न्यूज में आया है और कई बार आता भी है, इस पे क्वेश्चन भी बन चुके हैं। पहली चीज, इसका फुल फॉर्म ये है क्या? स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग इन्वेस्टमेंट फंड। अब इससे आप एक मतलब निकाल सकते हैं कि जो मिड इनकम पर्सन है, मिडिल इनकम वाला, उसके लिए अफोर्डेबल हाउस अफोर्ड कर पाए, उसके लिए एक इन्वेस्टमेंट किया गया है। तो उसके लिए एक स्पेशल विंडो तैयार की गई है। ये लॉन्च कब हुआ था? लॉन्च इन नवंबर 2019 में। ये गवर्नमेंट बैक एक इनिशिएटिव है, जिसमें
जिनको भी कोई दिक्कत आ रही है, अब देखिए वो लिखा अभी प्रोवाइड लास्ट माइल फाइनेंसिंग टू स्टॉल्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट। सभी टाइप के हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को ये सपोर्ट करेगी। और ये सपोर्ट किसकी तरफ से जाएगा? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत आता है। द फंड पोर्टफोलियो कंप्राइजेज मोर देन 145 प्रोजेक्ट। इसमें लगभग 145 से ज्यादा प्रोजेक्ट है, 30 सिटीज से ज्यादा इसको कवर किया गया है, जिसके तहत स्वामित्व बिकेम द लार्जेस्ट रेजिडेंशियल फोकस स्ट्रेस रिजोल्यूशन प्लेटफॉर्म इन द कंट्री। तो ये एक टाइप का सबसे बड़ा एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जो रेजिडेंशियल जो भी दिक्कतें फाइनेंशियल की वजह से आती हैं, उसमें रोक होती है, उसको ये पूरा करेगा। द फंड इज एक्सपेक्टेड टू डिलीवर ओवर 1 लाख होम्स। 1 लाख से ज्यादा घरों को ये फंड प्रोवाइड किया जाना है, जिससे लगभग 4 लाख से ज्यादा पीपल्स को रिलीफ मिलने के आसार है। तो कुल मिलाकर जो भी हाउसिंग की फाइनेंसिंग से रिलेटेड आपको दिक्कत आती है, उसमें ये फंडिंग प्रोवाइड करता है, तो कि ताकि कोई भी प्रोजेक्ट ठहर ना जाए, रुक ना जाए, इसके लिए। अब देखिए इसमें जो अभी तक चीजें मिली हैं, ये जिसके तहत डेवलपमेंट किया गया है, तो सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट एंड पेशेंट कैपिटल की बात करें तो देखिए टोटल कैपिटल अनलॉक 127 प्रोजेक्ट के तहत लगभग 37,400 करोड़ का, जिसमें जो कॉस्ट पूरी आई है वो 14,150 करोड़। कस्टमर कलेक्शन लगभग 10,000 से ज्यादा है। कैपिटल सैंक्शन भी लगभग 15,000 के लगभग किया जा चुका है, सब करोड़ में वैल्यू है। इसके तहत अलग अलग वर्कफोर्स डेवलप हुए हैं, दैट मीन्स परमानेंट जॉब। देखिए एक अच्छा सेक्टर है जिसमें जॉब भी क्रिएट हुई, लगभग 3520 से ज्यादा नंबर्स हैं। वुमेन वर्कफोर्स 15% क्रिएट किया गया है। और ये इन्वेस्टमेंट फंड वन की जो बात करें, क्योंकि इसका सेकंड वर्जन भी आया है, एक्सेस टू सोशल एमिनिटीज, आपको सोशल एमिनिटीज आसानी से मिल पाए, तो इसका इम्पैक्ट किस पे पड़ा है? तो मास इम्पैक्ट भी देखा गया, इंक्लूसिव हाउसिंग कितने लोगों को डिलीवर हो पाई है। तो ये यूनिट्स हैं, रिहैब, ईडब्ल्यूएस यूनिट, अलग अलग अंडर डेवलपमेंट अक्रॉस एरिया, अंडर डेवलपमेंट जो चल रहा है, कितनी यूनिट्स डिलीवर की जा चुकी हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ऑल इंडिया लेवल पे, जिसके ये अचीवमेंट्स हैं। तो बड़ा एक सैंक्शन को इसका सपोर्ट मिला है, कई लोगों को इसका फायदा मिला है। हाउसिंग की बात करें तो उसमें भी एक बड़ी यूनिट्स कवर की गई है। और मास इम्पैक्ट की बात करें तो डिमांड जिस हिसाब से हो रही है, तो उसका एक बड़ा हिस्सा इसमें स्वामी फंड की तरफ से जा रहा है। तो ग्रीन कवर देखिए ऐड किया गया, स्टील की डिमांड जनरेट की गई। तो जाहिर सी बात है जब हाउसिंग प्रोजेक्ट्स काम करेंगे तो स्टील, आयरन, इन सब की, सीमेंट की डिमांड देखे। तो कुल मिलाकर एक एरिया और उससे कई ज्यादा एरियाज पे फर्क पड़ रहा है, चाहे वो लेबर जॉब क्रिएट होना हो जाए, चाहे आपकी मार्केट में अलग अलग कम्युनिटीज की डिमांड क्रिएट होना हो जाए। तो एक चीज पे फोकस करके बाकी सारी चीजों को भी फोकस में लाया गया है, ताकि उनकी डिमांड दिन पे दिन क्रिएट हो पाए। अब अगर स्वामी फंड, वो तो वन का डेवलपमेंट था, स्वामी फंड टू की बात करें तो अभी लास्ट साल, लगभग एक साल होने को, 1 फरवरी 2025 को यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट में स्वामी फंड टू लॉन्च किया था, जिसमें बैंक्स, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट सबका कंट्रीब्यूशन इन्वॉल्व किया गया था। और लगभग इसमें 15,000 करोड़ का फंड प्रोवाइड किया गया था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है स्वामी फंड टू के लिए। अब स्वामी फंड की बात करें तो फुल फॉर्म आपने देखा ही है। इसमें जो इम्पोर्टेंट और अदर चीजें हैं, स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड पहली बात तो मैनेज कौन कर रहा है? एसबीआई वेंचर्स लिमिटेड, ताकि आप एक सोशल इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म के थ्रू डाल पाए मार्केट में। ठीक है। और इसमें जितनी भी दिक्कतें आ रही हैं, जैसे लास्ट माइल फंडिंग टू डिस्ट्रेस रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट, जो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स अटके हुए हैं, चाहे लीगल चैलेंजेस की वजह से अटके हुए हैं, एनपीए है किसी का, वो अटका हुआ है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, या वीक डेवलपर की बैलेंस शीट खराब होगी, तो उनको किसी भी तरीके से फंडिंग दी जा सके, ताकि वो अपने डेवलपमेंट्स को पूरा कर पाए और लोगों को इसका फायदा पहुंचा पाए। द फंड हैज रेज्ड एन एग्रीगेट कॉर्पस, इसमें जो फंडिंग की शुरुआत हुई, एग्रीगेट कॉर्पस लगभग 15,531 करोड़ से, विद द पार्टिसिपेशन फ्रॉम, जिसमें सरकार का भी योगदान रहा है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स का रहा है, इवन एलआईसी का रहा है। तो अलग अलग एरिया से अलग अलग लोगों ने इसमें सपोर्ट प्रोवाइड किया, ताकि इसको एक बड़ा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट बनाया जा सके। तो ये स्वामी फंड है, सरकार की स्कीम है, इसलिए जरूर याद रखें इनिशियल फेज में कितना रुपए मिला है, फिर उसके बाद कितना रुपए दिया गया है, स्वामी फंड टू में कितना मिला है,
तो ये सब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको यहाँ पर याद रखनी पड़ेगी। मेन स्वामी फंड लेटेस्ट है, अब इसमें क्या डेवलपमेंट आएगा तो उसे हम लोग बाद में देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट न्यूज आई है, प्रोग्रेस ऑफ एरिया कवरेज अंडर रबी क्रॉप्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने यहाँ पर रबी क्रॉप्स का एरिया इनहेंस हुआ है, उसकी एक रिपोर्ट दी है। तो इसमें एक बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली है। टोटल एरिया कवरेज इंक्रीज हो गया 16.4 लाख हेक्टेयर लास्ट ईयर से ज्यादा, लगभग 16.5 लाख हेक्टेयर। जहां पे पल्सेस की बात करें तो उसका एरिया लगभग 3.43 लाख हेक्टेयर हुआ है। ग्राम की बात करें तो 4.66 लाख हेक्टेयर की बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो कुल मिलाकर ओवरऑल रबी क्रॉप्स कवरेज रीचेस 634.14 लाख हेक्टेयर। तो अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है। और अगर हम लोग इसके एक टेबल के पॉइंट से देखें तो देखिए आपको यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिलेगा। लगभग राइस की अगर बात करें तो नॉर्मल रबी एरियाज 42.93 था, फाइनल 44.73 है, तो कुल मिला के 2.67 यहाँ देखने को मिला है। व्हीट की बात करें तो 6.13 देखने को मिला है। और पल्सेस की बात करें तो 3.44, तो इसी का परसेंटेज आप यहाँ पर देखे हैं कि अच्छा खासा लाख हेक्टेयर में ग्रोथ देखने को मिली है। ठीक है, तो इसको जरूर याद रखें कितना किसमें कितना ग्रोथ हुआ है। इसके साथ साथ कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स एमएसपी भी हम लोग लगातार देख रहे हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो रबी क्रॉप्स के लिए 2027 26-27 के लिए सरकार ने फिक्स किया था अक्टूबर 1 2025 से। मिनिमम सपोर्ट प्राइस दैट मीन्स जिसके नीचे एक रूमरेटिव प्राइस इतना किसान को मिलेगा ही मिलेगा। एमएसपी आर अनाउंस्ड वेल बिफोर द सोइंग सीजन टू इनेबल फार्मर्स टू प्लान क्रॉपिंग पैटर्न्स एंड मैक्सिमाइज रिटर्न्स। तो ये इसीलिए दैट मीन्स क्रॉपिंग सीजन के पहले, ताकि उनको भी मोटिवेशन मिल पाए, उनके लिए भी एक अच्छा चांस हो अपने क्रॉपिंग पैटर्न को और इनहेंस करने का और रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करने का। इसीलिए सरकार ने एमएसपी को भी रिवाइज किया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हाईएस्ट एमएसपी हाइक हुई थी वो सैफ फ्लावर पे हुई थी, लगभग 600 रुपीज पर क्विंटल। उसके बाद मसूर पे था। रैपसीड एंड मस्टर्ड एंड व्हीट पर लगभग 250 पर क्विंटल बढ़ाया गया था। ग्राम्स 225 पर क्विंटल। और बार्ले की बात करें तो 170 पर क्विंटल यहाँ पर एमएसपी। तो कुल मिला के सबसे ज्यादा जो एमएसपी इंक्रीज की गई वो सैफ फ्लावर पे की गई। द एमएसपी इंक्रीजेस आर इन लाइन विद द यूनियन बजट। ये चीज जरूर याद रखें कि जो एमएसपी का रिवीजन है जो लास्ट फिक्स किया गया है वो मिनिमम 1.5% होना चाहिए, 1.5 टाइम्स टू ऑल इंडिया वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी। तो जितनी भी एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रही है उसका कम से कम 1.5% तो उनको बढ़कर मिलना ही चाहिए। और ये बात यूनियन बजट 2018-19 में कही गई। इसके बाद 25th ऑल इंडिया मेजर पोर्ट कल्चरल मीट हुई है कहावर पारादीप पोर्ट। तो पोर्ट्स जैसे आपके मेजर या माइनर पोर्ट्स आ जाते हैं, टोटल मेजर पोर्ट्स की बात करें तो 9 है। और उसमें पारादीप की बात करें तो ये उड़ीसा का पोर्ट है। कई सारे डेवलपमेंट आपको देखने को मिलते हैं, तो इसमें आपको जगह जरूर याद रखनी पड़ेगी कि 25th ऑल इंडिया मेजर पोर्ट कल्चरल मीट कहाँ पर, अभी पिछले थर्सडे को कराया गया था जयदेव सदन पारादीप पोर्ट में। ये 4 दिन का इवेंट है जिसको मेजर पोर्ट स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के अंडर कराया गया। तो पारादीप पोर्ट होस्ट द 25th एडिशन ऑफ कल्चरल मीट इन उड़ीसा, क्योंकि उड़ीसा का पोर्ट है और इनका काफी अच्छा रिच कल्चरल हेरिटेज, क्लासिकल ओडिसी डांस, आर्टिस्टिक एक्सीलेंस के साथ इस चीज को पूरा कराया गया। इसमें लगभग 200 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें देखिए नाम आ भी गया। 9 मेजर पोर्ट्स हैं, चेन्नई है, कोलकाता, इनको जरूर ध्यान रखें। दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कोलकाता, मुंबई विशाखापट्टनम वीओ चिदम्बरम, यहीं पर हाइड्रोजन वेसल भी लॉन्च की गई थी, आपने देखा होगा। पारादीप पोर्ट टेकिंग पार्ट इन द मीट। तो कुल मिला के 9 आपके मेजर पोर्ट्स यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। इसके बाद न्यूज देखें, ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, बीआईएस फ्रॉम रेगुलेशन टू फैसिलिटेशन एज द बीआईएस ट्रांसफॉर्म इंडिया क्वालिटी। अब देखिए बीआईएस की बात करें तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, आपने इसके प्रोडक्ट भी, मतलब प्रोडक्ट का मतलब है जैसे आईएसओ सर्टिफाइड एंड ऑल सारी चीजें देखते हैं, बीआईएस हॉलमार्क आप देखते हैं। तो एक इंडियन स्टैंडर्ड फिक्स किया गया जिसका 79th फाउंडेशन डे मनाया गया। कब मनाया गया था? 6 Jan 2026 को।
तो इसमें अटेंडी कौन रहे हैं? तो सबसे पहले प्रहलाद जोशी, जो कि मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है। मिनिस्टर्स का नाम आप जरूर याद रखें। इनके साथ साथ बीएल वर्मा, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट है कंज्यूमर अफेयर्स के। इसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया, एज वेल एज ये सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की भी है। इसमें लगभग 23,300 इंडियन स्टैंडर्ड्स को एक स्टैंडर्डाइज किया गया है। तो ये काफी बड़ी संख्या है। ये कुल मिलाकर एक स्टैंडर्ड सेट होगा तो कस्टमर का ट्रस्ट डेवलप होगा। तो इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बीआईएस काम करता है। तो इसमें टू सपोर्ट एमएसएमई, बीआईएस प्रोवाइड कंसेशन एनुअल मिनिमम मार्किंग फी। तो देखिए, एमएसएमई को सपोर्ट करने के लिए जो मार्किंग फीस है उसमें काफी छूट भी दिया है। जैसे माइक्रो के लिए 80%, स्मॉल के लिए 50%, मीडियम एंटरप्राइज के लिए 20%। ठीक है। और ताकि आप क्वालिटी कंट्रोल को अच्छा और बेहतर कर पाए। इसी के तहत जैसे अभी तक हम लोग देखते थे गोल्ड पर हॉलमार्क आता था, इन्होंने सिल्वर पे भी हॉल मार्किंग शुरू की। इसीलिए HUID नंबर आया, हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये अभी एग्जाम में आपके अभी आया कि कितने अंकों का होता है। तो ये 6 डिजिट का नंबर होता है, जिसकी शुरुआत 1 सितंबर 2025 से की गई, ताकि कंज्यूमर को एक भरोसा हो पाए, उनको प्रोटेक्शन एज वेल एज ट्रांसपेरेंसी मिल पाए। तो लगभग 21 लाख से ज़्यादा सिल्वर आर्टिकल्स को अभी तक हॉल मार्किंग की जा चुकी है। ठीक है। और जैसे मैंडेटरी मैंडेटरी कब बनाया गया था, ये डेट जरूर याद रखिएगा, 1 सितंबर 2025 से। इसकी अगर हम लोग प्रोग्रेस देखें तो यहाँ पर एक बीटा वर्जन इसका लॉन्च किया गया, बीआईएस स्टैंडर्डाइजेशन पोर्टल। तो बीटा लॉन्च है इसके पोर्टल का। द मानक से महिला शक्ति कैंपेन फॉर वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी लॉन्च किया गया है। बीआईएस सक्षम लॉन्च किया। अब ये है क्या? तो देखिए, सबसे पहले बीटा वर्जन की बात करें तो ये एक सिंगल इंटरफेस है। कंप्लीट वर्कफ्लो, मतलब जितना भी आप दैट मीन्स अपडेशन या काम कर रहे हैं, वो सारी चीजें आपको एक सिंगल पोर्टल पर मिल जाएगी। तो इसमें लिखा भी है फ्रॉम प्रपोजल टू पब्लिकेशन। ठीक है। तो लास्ट माइल तक ये सारी चीजें आपको लेकर जाएगी और सारी इंफॉर्मेशन आपको एक सिंगल पोर्टल मिल जाएगी। इसके साथ साथ वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू सेंसिटाइजेशन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप पे ध्यान देना है, ताकि वुमेन्स के डेवलपमेंट पे काम किया जा सके। और इसीलिए देखिए, शाइन स्टैंडर्ड्स हेल्प इन्फॉर्म एंड नर्चर empowered वुमेन, न्यू स्कीम ऑफ बीआईएस दैट प्लेसेस वुमेन एट द सेंटर ऑफ इंडियाज क्वालिटी जर्नी। तो इसमें वुमेन्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्टिसिपेशन रहेगा। इसके साथ साथ बीआईएस एजुकेशन लिटरेचर ऑन राष्ट्रीय ई पुस्तकालय प्रमोट अवेयरनेस अबाउट। तो बकायदा ई पुस्तकालय भी लॉन्च किया जा रहा है, जिसमें लोग अपने स्टैंडर्ड्स, क्वालिटी, सेफ्टी और काउंटर फीड, दैट मीन्स जो जाली या नकली प्रोडक्ट होते हैं उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। ये बच्चों को भी अवेलेबल होगा। ठीक है। प्रिंटिंग एज वेल एज 2D एनिमेटेड फॉर्म, ये सारी चीजें एजुकेशनल सीरीज के तहत प्रोवाइड की जा रही है। तो एक तो बीटा वर्जन पोर्टल है, फिर वुमेन के लिए शाइन है, एजुकेशन लिटरेचर के लिए ई पुस्तकालय है, और बीआईएस सक्षम। सक्षम इन द सेंस स्कीम फॉर एक्नॉलेजिंग नॉलेज, स्किल एंड हाई इम्पैक्ट मेरिट। ये एक एनुअल एक्सीलेंस रिकॉग्निशन स्कीम है। स्ट्रक्चर इनिशिएटिव किस लिए लिया गया? ताकि लोगों की स्किल, हाई इम्पैक्ट मेरिट को बढ़ाया जा सके किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू। तो इसलिए ये सक्षम, तो सक्षम का मतलब ही लोगों को सक्षम बनाना है, ताकि अपना स्किल्स को डेवलप किया जा सके। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बीआईएस के थ्रू आया है, जिसमें हम लोग ने पढ़ा HUID, हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि 6 अंकों का होता है। 1 सितंबर से सरकार ने मैंडेटरी किया सभी सिल्वर प्रोडक्ट्स पे, जैसे गोल्ड पे भी आता है। अब इसके साथ साथ अगली न्यूज़ देखें, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने एक MOU साइन किया 15 स्टेट के साथ। अब ये किस चीज़ के लिए है? तो देखिए, टेक्सटाइल पे काम किया ही जा रहा है। इसी में आपने देखा था कि मित्र पार्क भी स्टैब्लिश किए गए थे, टोटल 7 मित्र पार्क, MP से जिसकी शुरुआत हुई थी, देवास। तो नेशनल टेक्सटाइल मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस, ये गुवाहाटी में मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने MOU साइन किया है, ताकि ऐसी पॉलिसीज बनाई जा सके ताकि आप टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक्सटाइल सेक्टर्स को बढ़ा पाए। तो ये MOU लगभग 15 स्टेट्स के साथ हुआ है। The MOU signed between the Ministry of Textile and respective state governments are part of textile-focused research, assessment, monitoring, planning and startups। तो कुल मिलाकर यहाँ पर एक स्कीम का नाम आया है। टेक्स का मतलब ये टेक्सटाइल, और बाकी का फुल फॉर्म
रिसर्च, असेसमेंट, मॉनिटरिंग, प्लानिंग एंड स्टार्टअप। तो इसके तहत पूरा होलिस्टिक डेवलपमेंट पे ध्यान देना है टेक्सटाइल के। तो यहाँ पर ये चीज जरूर जरूर ध्यान रखें कि 15 स्टेट्स के साथ हुआ है, और इस स्कीम का नाम ही नहीं रखा है टैक्स रैम्स। तो मिनिस्ट्री इज प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस थ्रू ईयरली ग्रांट ऑफ 12 लाख टू ईच स्टेट। तो लगभग इसमें ग्रांट भी एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया जाएगा 12 लाख लगभग हर स्टेट को। ठीक है, तो इसको जरूर यहाँ पर याद रखें। इसके साथ साथ इसमें अदर डेवलपमेंट देखें तो यहाँ पर लगभग 12 लाख का असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा। इसके ऊपर एडिशनल ग्रांट ऑफ 1 लाख पर ईयर फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट। तो 12 लाख यहाँ मिलेगा, 1 लाख हर साल दिया जाएगा, टोटल 13 लाख का लगभग असिस्टेंस दिया जाने वाला है। इसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल नोटेड दैट दीज एमओयूज किस चीज को बढ़ावा देंगे। अब देखिए, कभी भी सेंटर और स्टेट मिलकर किसी चीज को काम करते हैं तो ये एग्जाम्पल एक बेहतर आता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, तो फेडरलिज्म का मतलब ही होता है कि दोनों का रूल, हाँ, किसी किसी मैटर में सेंटर का ज्यादा होगा, हाँ, और मेजोरिटी ऑफ द पावर सेंटर के पास भी होगी। तो जैसे इंडिया एक बेहतर एग्जाम्पल है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का। तो बाय स्ट्रेंथनिंग द टेक्सटाइल स्टैटिक्स सिस्टम, गवर्नमेंट एम्स टू ब्रिज एग्जिस्टिंग डेटा गैप्स एंड इंश्योर द रोड मैप टूवर्ड्स 350 बिलियन। तो लगभग कुछ सालों में जो हमारा मार्केट है 350 बिलियन यूएस डॉलर का हो जाएगा। तो इसी को अचीव करने के लिए यहाँ पे इस टाइप का एक स्टेप सरकार के थ्रू लिया गया है, जो कि एक बढ़िया स्टेप है। और सरकार लगातार टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए इस टाइप के सेक्टर्स को काम कर रही है। और इससे पहले भी मित्र पार्क का कॉन्सेप्ट आया ही था, उसको भी धीरे धीरे लगाया जाएगा 7 जगहों पर, जिसकी शुरुआत एमपी से हुई थी। ये चीज हम लोग बात कर ही चुके हैं। तो ये अलग अलग तरीके से कराया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद अगली न्यूज पे आते हैं। देखिए, ये एक पंखुड़ी स्कीम लॉन्च की गई है। अब देखिए, पंखुड़ी स्कीम लॉन्च किसने किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट लॉन्च पंखुड़ी। ये भी एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत, जिसमें आपका डिजिटल पोर्टल के थ्रू अलग अलग एंटिटीज से कोऑर्डिनेशन, ट्रांसपेरेंसी एंड स्ट्रक्चरल स्टेक होल्डर पार्टिसिपेशन को बढ़ाया जाएगा फॉर वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए। इसीलिए इसका नाम ही रखा गया पंखुड़ी। अब इसी बकायदा इसके लिए पंखुड़ी पोर्टल लॉन्च किया गया 8 जनवरी 2026 को, जो इसकी यूनियन मिनिस्टर हैं जिनका नाम है श्रीमती अन्नपूर्णा देवी के थ्रू। तो ये वुमेन एंड चाइल्ड स्पेसिफिक प्रोग्राम है, जिसमें अगर हम लोग फोकस बात करें उनके न्यूट्रिशन पे, हेल्थ पे, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पे, जो कि फंडामेंटल राइट्स का भी पार्ट है, चाइल्ड वेलफेयर, प्रोटेक्शन एंड रिहेबिलिटेशन, वुमेन सेफ्टी एंड एम्पावरमेंट। तो इतने सारे एरिया पे इसके थ्रू फोकस किया जाएगा, ये जो पंखुड़ी स्कीम सरकार ने लॉन्च किया है। इसमें और कौन कौन सी स्कीम को ये बोल सकते हैं कि इनके साथ हम लोग देख सकते हैं या जोड़ सकते हैं? तो इसमें सरकार की अदर जो स्कीम है, मिशन सक्षम आंगनबाड़ी एंड पोषण 2.0, मिशन वात्सल, मिशन शक्ति थ्रू स्ट्रक्चर एंड ट्रांसपेरेंट डिजिटल मैकेनिज्म। तो पूरा कुल मिलाकर जितने भी एरियाज जो आपने देखे इन पे फोकस करने के लिए, जैसे वात्सल्य स्कीम लाई गई थी, मिशन शक्ति महिलाओं के लिए, तो ये सारी चीजें पोषण, बच्चों के पोषण पे ध्यान देना है। पोषण सप्ताह बाकायदा मनाया जाता है, पोषण माह पूरा सितंबर होता है। तो इस तरीके से इनके ओवरऑल डेवलपमेंट पे काम करना है। तो इसका की फीचर्स यही है कि सिंगल विंडो प्रोवाइड किया जाएगा, एक टाइप का डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर इंडिविजुअल, कॉर्पोरेट, एनजीओ, सीएसआईआर, गवर्नमेंट एजेंसीज, ताकि वो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए एक बेहतर काम कर पाए। तो कुल मिलाकर ये एक पर्टिकुलर फोकस है, लिविंग स्टैंडर्ड और सेफ्टी नॉर्म्स और एजुकेशन, इन सारी चीजों पर फोकस करके इसको बढ़ाया कैसे जाए। तो देखिए, यहाँ पर एक श्रुतलेख लॉन्च किया गया है, टीआई ग्लोबल समिट तो 2026 में। अब ये है क्या? देखिए, अ, सरकार ने अपना एक रियल टाइम ट्रांसलेटर लॉन्च किया था, जिसका नाम इन्होंने रखा था भाषणी डिवीजन। तो डिजिटल भाषणी जो डिवीजन है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन के तहत आता है। इन्होंने लॉन्च किया है, क्या लॉन्च किया है? श्रुतलेख। और ये कहाँ पर? 10th एडिशन ऑफ द टीआई ग्लोबल समिट, जो कि कहाँ पर कराई जा रही है? राजस्थान में।
एक इन्फॉर्मेशन और याद रखिएगा, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि ये जो भाषणी ऐप है या भाषणी प्रोग्राम है, मतलब भाषणी सरकार का, इसका डिजिटल इंडिया भाषणी सर्विस, भाषणी सर्विस के जो सीईओ हैं, वो सीईओ कौन है? तो वो सीईओ अभी चल रहे हैं जो है अमिताभ नाग। तो अमिताभ नाग इंडिया भाषणी सर्विस के सीईओ हैं, डिजिटल इंडिया भाषणी। अब ये है क्या श्रुतलेख? तो देखिए, भाषणी एक लाइव डिप्लॉयमेंट ऑफ श्रुतलेख है, ये एआई पावर्ड है। देखिए यहाँ पर रियल टाइम एक्सचेंज, स्पीच टू टेक्स्ट जो आप बोलेंगे वो टेक्स्ट में आ जाएगा। मल्टीलिंगुअल ट्रांसलेशनल टूल है। और गवर्नेंस सेटिंग, जो भी जितनी भी लैंग्वेज से रिलेटेड कोई इशू आता है तो आप तुरंत उसे एड्रेस कर सकते हैं। और यहीं पर जो अपने पीएम मोदी के थ्रू एआई एक्शन समिट जो कि पेरिस में हुई थी, उसका रीटेलीकास्ट भी किया गया रियल टाइम एक्सचेंज करके। जैसे इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेशन भी आप इसमें कर सकते हैं ऑटो लैंग्वेज डिटेक्शन के थ्रू। तो ये सब रियल टाइम डिप्लॉयमेंट है, मतलब रियल टाइम में ये सारी चीजें आपको एक्सचेंज होकर मिल जाएगी। So Shrutlake also enabled multilingual access for session including leadership beyond levels। तो ये एक टाइप की इसकी थीम है, या स्टेटमेंट बोल लीजिए, इसको जरूर याद लीजिए, याद कर लीजिए कि श्रुतलेख किसके तहत लॉन्च किया गया। लीडरशिप बियॉन्ड लेवल्स, वुमेन पावर एंड पब्लिक सर्विस को आसान बेहतर बनाने के लिए, ताकि आप रीजनल लैंग्वेज में चीजों को बेहतर और अच्छा कर पाए। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए कि भाषणी ऐप कितने लैंग्वेजेस यहाँ पर इंक्लूडेड है, कितने लैंग्वेज में ट्रांसलेशन कर सकता है? तो ये टोटल लैंग्वेज आप जरूर बताएं, इसको देखें। अगली न्यूज अगर देखें तो इंडिया का देखिए जीडीपी ग्रोथ लगातार बताई जा रही है कहीं ना कहीं। तो यूएन ने इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 2026 के लिए हाई रखी है ग्लोबल वर्ल्ड से। इवन जियो पॉलिटिक्स रिस्क आप देख ही रहे हैं, लगातार मार्केट में अपने ऊपर सैंक्शन लग रहा है। 500% की बात की गई टैरिफ यूएस के द्वारा अगेन। तो इतना कुछ होने के बावजूद यूएन ऑप्टिमिस्टिक एक डेटा दिया है कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ ऑल वर्ल्ड के कंपैरिजन में ऊपर रहने वाली है, लगभग 6.6% 2026 में। जबकि वर्ल्ड लेवल पे 2.7% का एक स्लो देखने को मिलेगा अनसर्टेनिटी की वजह से। तो ऑल्दो द यूएन हैज लोवर्ड इंडियाज ग्रोथ एस्टिमेट, पहले इन्होंने प्रोजेक्शन किया था 7.4% के लगभग, 7.4, जो कि आईएमएफ का भी डेटा था, लेकिन फिर इन्होंने इसमें थोड़ी सी कटौती की और लोअर ग्रोथ की तरफ इंडिया को बताया। लेकिन वर्ल्ड के कंपैरिजन में फिर भी हम लोग बेहतर स्थिति में। तो ये रिपोर्ट आई कहाँ पर? तो यूएन की वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट। देखिए ये रिपोर्ट जरूर याद रखिएगा कि ये रिपोर्ट जारी कौन करता है। जैसे आउटलुक रिपोर्ट आ जाती है, इकोनॉमिक आउटलुक आईएमएफ की या यूएन की या वर्ल्ड बैंक की, तो अलग अलग लोगों की अलग अलग रिपोर्ट है, जिसमें ग्लोबल इकोनॉमी में जो रिस्क है उस रिस्क को देखते हुए इन्होंने इंडिया की ग्रोथ का अंदाजा लगाया है। यहीं पर इंडिया की रियल जीडीपी की बात करें, जो कि 2025-26 में 7.4% रहने की उम्मीद है, जो कि 2024-25 से थोड़ा सा ज्यादा रहेगी, जो कि 6.5 थी। इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया की बेहतर देखने को मिली थी पिछले क्वार्टर में, जुलाई से सितंबर में 8.2%। ठीक है। और पुराने साल का डेटा जब उठाया जाए तो 5.6%, जो कि नवंबर में डेटा कंपेयर करके लाया गया। आईएमएफ ने भी इंडिया की ग्रोथ की बात की, 2025-26 में 6% से ज्यादा रहेगी। अब देखिए यहाँ पर अगर ग्रोथ की बात करें तो इसमें जो बेहतर, अगर हम लोग ये फाइनेंशियल ईयर 2026 की बात करें तो इसमें दोनों डेटा है। आपका नॉमिनल जीडीपी भी है। नॉमिनल जीडीपी का मतलब ही होता है इट इंक्लूड्स द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। और रियल जीडीपी 7.4 है, रहने की उम्मीद है। तो रियल जीडीपी में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का इफेक्ट इंक्लूडेड नहीं होता है। तो ये दो मेन अंतर होता है। इसीलिए जो मेन रियल प्रोडक्शन का डेटा देता है वो रियल जीडीपी देता है, क्योंकि रियल जीडीपी तभी चेंज होगी जब आपके प्रोडक्शन में चेंजेस हो। अब इन सारे सेक्टर्स में अगर देखा जाए तो देखिए लगातार इंडिया की ग्रोथ काफी अच्छी रही है टोटल। लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन और सर्विस में देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो ग्रोथ शो किया है वो मैन्युफैक्चरिंग ने शो किया है। तो मैन्युफैक्चरिंग अगर ग्रोथ हो रही है तो कहीं ना कहीं दैट मीन्स मार्केट में अच्छा डिमांड क्रिएट हो रहा है। तो ये सब सारी चीजें, डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है। इसी में नॉमिनल जीडीपी और बाकी सारी जीडीपी
आ जाती। और अभी लेटेस्ट हम लोग ने देखा भी था कि जीडीपी के मामले में इंडिया ने जापान को पीछे छोड़कर फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बनी है, जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो ये सब सारी चीजें यहाँ पर दी गई है। ठीक है। तो इस टाइप का डेटा अपने लिए इम्पोर्टेंट भी रहता है, और इसी को अभी बजट भी आएगा तो यहाँ पर सारी चीजें रखी जाएंगी कि कौन कौन सा डेटा किस टाइप का शो हुआ है। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग एक दो ग्रोथ और देख लें, ये तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार है, मतलब यूएन के। और यूएन यूएन की बात आई है तो यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के हेड की बात करें तो एंटोनियो गुटरेस है। अगर उनका की बात करें, जो 18 जो 80वीं जनरल असेंबली के हेड है, उनका नाम है एनेलिना बेरबॉक। तो एनेलिना बेरबॉक यहाँ पर आती हैं, इसी से बॉडी रिलेटेड है तो कम से कम हेड का नाम याद रखें। और इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें, जैसे अभी इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने इंडिया की ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए 6.9 का अंदाजा लगाया है। और कल एक आया था, जैसे आप कहते हैं डी एंड पी बोले तो, जस्ट एंड ब्रेडीज करके है। इनके थ्रू इंडिया की जो रहने वाली है फाइनेंशियल ईयर 2027 में, वो 6.6% ग्रोथ रहने वाली है। तो इस टाइप से जो ऐसे ही आरबीआई ने भी 7.3 के लगभग समथिंग कुछ बताया। तो ये अलग अलग डेटाज हैं जो आपको पढ़ने रहते हैं। इसके साथ साथ ये एक अगेन इंपॉर्टेंट, यूआईडीआई लॉन्चेस आधार मैस्कॉट उदय। अब देखिए ये उदय भाई लॉन्च हुए हैं। सेम ऐसे ही उदय कुमार का एक नाम सुनते हैं आप, जिन्होंने आपके रुपये का सिंबल दिया था। तो यूआईडीआई एक रेजिडेंट फेसिंग आधार मैस्कॉट लॉन्च किया है, उदय, टू सिंप्लीफाई कम्युनिकेशन एंड एनहेंस पब्लिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ आधार सर्विसेज को बेहतर बनाने के लिए। तो ये जो मस्कट एंड इट्स नेम सेलेक्टेड एक कंपटीशन के थ्रू कराया गया, ये कंपटीशन कहाँ पर हो, माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म। और इसके तहत लगभग इनको 875 एंट्रीज मिले हैं अलग अलग। और जिसमें से अरुण गोकुल फ्रॉम त्रिशूर केरल, जिन्होंने फर्स्ट प्राइज जीता है मैस्कॉट डिजाइन कैटेगरी में। जबकि इद्रिस दवाईवाला ऑफ पुणे एंड कृष्ण शर्मा ऑफ गाजीपुर सिक्योर सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन इनको मिली है। तो ये याद रखिएगा, यूआईडीआईए बोले तो जो आपका आधार आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी है। इसके साथ साथ इस टाइम और ये मैस्कॉट लॉन्च किसने किया है, तो यूआईडीआई के जो चेयरमैन है नीलकांत मिश्रा, और ये तिरुवनंतपुरम में ही कराया गया। इसके साथ साथ वहाँ पे सीईओ भुवनेश कुमार भी थे, जिन्होंने बताया कि ये जो आ, ये ओपन कंपटीशन है, ये पब्लिक पार्टिसिपेशन को ध्यान में रखते हुए, ताकि उनका ट्रस्ट एंड एक्सेप्टेंस बढ़ पाए, और इसमें लोगों को अच्छा रिस्पांस भी मिला। तो एक बेहतर इनिशिएटिव है जिसको लॉन्च किया गया है। इसके बाद देखिए, ये इंडिया पहला एक ऐसा देश बना है जिसने अपने हाईवेज या वो बिटुमेन बायो बिटुमेन टेक्नोलॉजी से बनाने की बात की है। तो ग्रीन हाईवेज होंगे, और ये बायो बिटुमेन टेक्नोलॉजी से बना है ताकि सस्टेनेबल एंड सेल्फ रिलायंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया जा सके। इसको डेवलप किया है किसने, तो दो बॉडी यहाँ आती है, एक सीएसआईआर दिल्ली बेस्ड और दूसरा सीएसआईआर पेट्रोलियम देहरादून बेस्ड। तो ये जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है, इसमें बायो बिटुमेन बायो पायरोलिसिस करके बिटुमेन का यूज करके रोड बनाई गई है। तो आई गया फार्म रेजिड्यू टू रोड्स, तो फार्म से सीधे उठकर रोड्स तक। इसमें 100 मीटर का भी ट्रायल किया गया है, और ये सबसे पहला ट्रायल ट्रायल कहाँ किया गया, मेघालय NH 40 पे जोरबाग शिलोंग एक्सप्रेसवे पे। तो ये एक बढ़िया टेक्नोलॉजी है, नितिन गडकरी ने कई रिफॉर्म्स लाए हैं, तो उसी के तहत एक ये है। इसके पहले स्टील स्लैग से हम लोगों ने देखा था, जो सूरत में बना था। और वैसे ही यहाँ पर बायो बिटुमेन टेक्नोलॉजी का यूज करके आपका क्या बनाया गया है, रोड बनाई गई है। इसके बाद एक न्यूज, श्री AK बाल सुब्रमण्यम जो कि अपॉइंट हुए हैं चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के चेयरमैन, जो किसको रिप्लेस करेंगे, डॉक्टर DK शुक्ला को रिप्लेस करेंगे। और एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड की बात करें, ये लगभग 15 नवंबर 1983 को बनी बॉडी थी बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और तब से ये एटॉमिक के फील्ड में काम कर रही है। तो ये हमारे श्री AK बाल सुब्रमण्यम है, जिनको अपॉइंट किया गया है एज अ चेयरमैन ऑफ AERB एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। इसके साथ साथ ये अभी हम लोग ने देखा होगा, आप लोगों ने, कि बैंक के केस में फेडरल बैंक जिसकी ब्रांड एम्बेसडर ही विद्या बालन है,
तो इन्होंने एक फॉर्चूना वेव अपना रिफ्रेश्ड ब्रांड आइडेंटिटी लॉन्च की है, प्रेजेंट सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए कंटेम्परेरी वर्ल्ड या मॉडर्न वर्ल्ड या फ्यूचर रेडी खुद को बनाने के लिए। तो ये इनके ब्रांड एम्बेसडर के इसमें लॉन्च किया गया है। और अगर आज की लास्ट न्यूज़ देखें, तो ये न्यूज़ आ रही थी कि ढाका सस्पेंड वीज़ा सर्विस फॉर इंडिया। ये आपने देखा होगा कि जो अभी रिलेशन में तनाव चल रहे हैं उसकी वजह से वीज़ा सस्पेंड बांग्लादेश ने कर दिया। हाँ, इंडिया पहले से ही वीज़ा सस्पेंड करके रखा हुआ है, अगस्त 5 2025 से भी। तो ये लेटेस्ट है। और अभी इसी से रिलेटेड अगर न्यूज़ देखें तो इंडिया वालों ने अभी अ, दोबारा से ये टूरिज्म वीज़ा की बात कर लें, जैसे चाइनीज़ नेशनल्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए के वीज़ा की बात कर लें, तो इस टाइप के वीज़ा लॉन्च किए थे। तो चाइना के लिए वीज़ा इधर लॉन्च किया, और यहाँ पर ढाका बांग्लादेश, क्योंकि रिलेशन में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं, अनस्टेबिलिटी एक टाइप की है, इसीलिए अ, यहाँ पर वीज़ा सर्विस को सस्पेंड कर दिया। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। तो ऐसे ही करंट की क्लास हम लोग अपनी कंटिन्यू रखेंगे। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट डे। थैंक यू।